नमस्कार। आज हम एक ऐसी आर्थिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जो हम में से लगभग हर कमाने वाले इंसान को परेशान कर रही है। आमदनी बढ़ तो रही है, फिर भी आर्थिक रूप से पीछे छूटने का एहसास आखिर क्यों होता है? आज हम कुछ ऐसी मैथमेटिक्स और आंकड़ों की बात करेंगे जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। 63%। जी हाँ, एक सर्वे के हिसाब से 63% कर्मचारी आज एक ऐसी जॉब प्रमोशन चाहते हैं जिसमें उनका पद यानी टाइटल तो बढ़ जाए, भले ही उनकी सैलरी बिल्कुल ना बढ़े। बिना प्रमोशन के सिर्फ सैलरी हाइक उन्हें नहीं चाहिए। बड़ी अजीब बात है ना? ये साफ दिखाता है कि आज के आर्थिक माइलस्टोन्स असल में सिर्फ स्टेटस ट्रैप बनकर रह गए हैं। लोग सच्ची दौलत से ज्यादा एक नए चमकदार टाइटल के पीछे भाग रहे हैं। तो आखिर इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? आज के इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहला, द सिक्स फिगर इल्यूजन। दूसरा, द ब्रोकन हाउसिंग मैथ। तीसरा, द प्रमोशन ट्रैप। चौथा, इनविजिबल वेल्थ ट्रैप्स। और आखिर में बात करेंगे आर्थिक आज़ादी के एक ठोस एस्केप प्लान की। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से पर, द सिक्स फिगर इल्यूजन। $1 लाख यानी 6 फिगर सैलरी कमाना किसी भी इंसान के लिए सफलता का सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता है। लेकिन इस पॉपुलर धारणा के पीछे का गणित अब बिल्कुल बदल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि $1 लाख कमाने के बाद भी अचानक ऐसा क्यों लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं? ये सवाल उस फाइनेंशियल स्ट्रेस को सामने लाता है जो आज कई परिवार झेल रहे हैं। लोग अपने इनकम गोल्स तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन एक मेडिकल बिल आते ही उन्हें घबराहट होने लगती है। देखिए, इसकी वजह किसी की अपनी नाकामी नहीं है, बल्कि सिस्टम का बदला हुआ गणित है। असल खेल तो यहाँ है। आज के $1 लाख की सैलरी की खरीदारी क्षमता यानी परचेजिंग पावर साल 1980 के सिर्फ $36,000 के बराबर है। सोचकर देखिए, खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। हमारी पिछली पीढ़ियों ने उस रकम से जो लाइफस्टाइल खरीदी थी, वो आज उस दाम पर लिटरली मौजूद ही नहीं है। ये सच्चाई इस मॉडर्न सिक्स फिगर लाइफस्टाइल के भ्रम को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। वैसे स्टैटिस्टिक्स हमें कैसे धोखा दे सकते हैं? इसका एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ दिखता है। अक्सर खबरें आती हैं कि एक औसत 45 साल के व्यक्ति की कुल संपत्ति लगभग $1 मिलियन होती है। लेकिन रुकिए, ये औसत यानी एवरेज अरबपतियों की वजह से आर्टिफिशियली बड़ा हुआ दिखता है। अगर जेफ बेजोस किसी आम कमरे में आ जाएं, तो वहां का एवरेज नेटवर्थ अरबों में पहुंच जाएगा, है ना? लेकिन मीडियन यानी ठीक बीच वाले आम इंसान की सच्चाई वो सिर्फ $2,47,200 है। और सच कहूं तो इसमें से भी ज्यादा हिस्सा घर की इक्विटी में फंसा होता है, कैश में नहीं। और यही बात हमें ले आती है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द ब्रोकन हाउसिंग मैथ। हमेशा से सिखाया जाता है कि बजट कैसे बनाएं, लेकिन घर खरीदने और रेंट करने का वो पुराना गणित अब सच में दम तोड़ चुका है। एक पुराना नियम है कि घर का किराया आमदनी के 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा इन आंकड़ों के बीच का अंतर तो देखिए। एक मीडियन होम ओनर परिवार की आमदनी $94,000 है, जबकि रेंट पर रहने वाले परिवार की आमदनी सिर्फ $51,000। इसका सीधा सा मतलब है कि किराएदार अपना राशन खरीदने से पहले ही मैथमेटिकली दिवालिया हो चुके होते हैं। ये 30% वाला फॉर्मूला किसी और ही दौर के लिए बना था, आज के समय में ये बिल्कुल काम नहीं करता। इसके अलावा एक बहुत ही इनविजिबल मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसे लॉक इन इफेक्ट कहते हैं। इसने पूरे हाउसिंग मार्केट को जैसे फ्रीज कर दिया है। बात यह है कि आज 51% से ज्यादा मॉर्टगेजेस 4% से कम इंटरेस्ट रेट पर हैं। अब जिनके पास घर हैं वो उसे बेचना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अपने पुराने सस्ते रेट को छोड़कर आज के नए और महंगे रेट पर लोन लेने का मतलब है खुद पर एक भारी आर्थिक जुर्माना लगाना। इसीलिए मार्केट में खरीदने के लिए नए घर आना बंद हो गए हैं और आर्टिफिशियली कीमतें आसमान छू रही हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, द प्रमोशन ट्रैप। हम सब यही सोचते हैं ना कि कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ना ही दौलत कमाने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसकी छिपी हुई कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। अगर हम वर्कप्लेस की दो आर्थिक स्थितियों को कंपेयर करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ है वाइस प्रेसिडेंट जो $1,30,000 कमाता है, लेकिन हफ्ते में 55 घंटे काम करता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा ओवरटाइम पे के। वहीं दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, वो $90,000 कमाता है, लेकिन सिर्फ 40 घंटे काम करता है और उसके पास एक्स्ट्रा साइड इनकम बनाने का समय भी होता है।
अगर आप इनकी सैलरी को उनके काम किए गए घंटों से डिवाइड करें तो समझ आएगा कि मैनेजर बनने के बाद प्रति घंटा कमाई में असल में एक भारी कटौती होती है। तो इस कॉर्पोरेट सीढ़ी को चढ़ने की कीमत असल में क्या है? आजकल 13% प्रमोशंस पूरी तरह से ड्राई होते हैं। मतलब नई जिम्मेदारी और टाइटल तो जरूर मिलेगा, लेकिन सैलरी 1 पैसा नहीं बढ़ेगी। सैलरीड मैनेजर्स अपना ओवरटाइम पे खो देते हैं। ऑफिस आने जाने का और रिटर्न टू ऑफिस का खर्चा अलग से बढ़ जाता है। तनाव और स्ट्रेस की वजह से मेडिकल बिल्स बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, कंपनी को जो अतिरिक्त समय दिया जाता है उसकी वजह से खुद के लिए कोई साइड बिजनेस या इक्विटी बनाने का मौका हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। सच्चाई तो ये है कि ये पूरा प्रमोशन सिस्टम सिर्फ कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, किसी निजी इंसान की वेल्थ बनाने के लिए नहीं। पर चलिए मान लेते हैं कि आमदनी बढ़ गई, तब क्या होता है जब सच में दौलत इकट्ठा होना शुरू होती है? यहाँ एंट्री होती है हमारे चौथे हिस्से की, इनविजिबल वेल्थ ट्रैप्स। ये ऐसे बिहेवियरल ट्रैप्स हैं जो शोर नहीं मचाते, बस चुपचाप आपकी दौलत को निचोड़ लेते हैं। चलिए एक ऐसे ट्रैप को समझते हैं जिसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में द डिडरो इफेक्ट या कंजम्पशन कैस्केड कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां सिर्फ एक नई चीज खरीदने से ही बाकी सारी पुरानी चीजें अचानक बेकार और सस्ती लगने लगती हैं। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है। और यही कॉन्सेप्ट हमें शानदार तरीके से बताता है कि क्यों $5 लाख सालाना कमाने वाले लगभग 40% परिवार आज भी ऐसी हालत में हैं जहां उनकी पूरी सैलरी महीने के आखिर तक पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब देखिए, ये सारा खेल एक सीक्वेंस में कैसे चलता है। पहले एक बड़ा अपार्टमेंट लिया जाता है। अब अचानक पुराना फर्नीचर उस नए अपार्टमेंट में थोड़ा अजीब लगने लगता है, तो नया फर्नीचर खरीदा जाता है। फिर लगता है कि इस नई लाइफस्टाइल के हिसाब से पुरानी गाड़ी तो शर्मनाक है, तो भैया गाड़ी भी बदल दी जाती है। और आखिर में उस नई गाड़ी और नए स्टेटस के हिसाब से पूरा नेबरहुड ही बदलना पड़ जाता है। मजेदार बात यह है कि हर एक खर्चा अपने आप में बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन जब इन सबको मिला दें तो ये आमदनी में आई सारी की सारी बढ़ोतरी को अकेले ही निगल जाते हैं। और जैसे जैसे थोड़ी वेल्थ बनने लगती है, ये ट्रैप्स और भी सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, जैसे ओवर कॉन्सेंट्रेशन, यानी किसी एक ही एसेट या शेयर से इतना लगाव रखना कि एक छोटे से मार्केट झटके में सब कुछ गंवाने का खतरा बन जाए। फिर आती है टैक्स इनएफिशिएंसी, जहां बेसब्री में आकर लोग गलत समय पर निवेश बेच देते हैं और बिना वजह भारी टैक्स चुका बैठते हैं। और तीसरा है इनलिक्विड वेल्थ, जहां कागजों पर तो नेटवर्थ बहुत ज्यादा दिखती है क्योंकि पैसा घर की इक्विटी में ब्लॉक्ड है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कैश बिल्कुल नहीं होता। देखिए, दौलत बनाना और उसे बचाकर रखना, ये दोनों लिटरली बिल्कुल अलग-अलग क्षमताएं हैं। तो बात आती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी भाग में हम लाए हैं द एस्केप प्लान। इन सिस्टम की कमजोरियों पर रोने के बजाय वो कौन से ठोस और मैथमेटिकली साउंड डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें तुरंत अप्लाई किया जा सकता है। आर्थिक आज़ादी के रास्ते का सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल इस एक नंबर से शुरू होता है, 6%। कोई भी उधार या डेट जिस पर 6% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट लग रहा हो, खास करके क्रेडिट कार्ड का डेट, उसे नए निवेश शुरू करने से पहले पूरी तरह और बहुत तेजी से खत्म किया जाना चाहिए। जरा सोचिए, अगर क्रेडिट कार्ड का ब्याज 22% है तो वो किसी भी स्टॉक मार्केट के अच्छे रिटर्न को हरा रहा है, बस बिल्कुल गलत दिशा में। तो यहाँ हमारा एक मजबूत डिफेंस प्लेबुक तैयार होता है। सबसे पहला, 6 महीने के खर्चों के बराबर एक लिक्विड इमरजेंसी फंड हमेशा पास होना चाहिए। दूसरा, निवेश ऑटोमेटेड होना चाहिए ताकि विल पावर या इमोशंस के भरोसे ना रहना पड़े। तीसरा, जब मार्केट क्रैश हो तब घबराने के बजाय निवेश लगातार चलते रहना चाहिए क्योंकि उस वक्त एसेट सस्ते दाम पर मिल रहे होते हैं। चौथा, उन डरावनी और सेंसेशनल फाइनेंशियल खबरों को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। और पांचवा, मार्केट गिरने पर टैक्स बचाने वाले रॉथ कन्वर्जन्स जैसे ऑप्शंस का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तैयारी का असली असर देखना हो तो इस तुलना को देखिए। 2 बिल्कुल एक जैसी आमदनी वाले लोग एक मार्केट क्रैश का सामना करते हैं। एक व्यक्ति पहले से उधार में डूबा हुआ है, डर कर अपने शेयर सबसे सस्ते दाम पर बेच देता है और अपना नुकसान परमानेंटली लॉक कर लेता है। वहीं दूसरा व्यक्ति पहले से लिक्विड इमरजेंसी फंड रखता है, अपने निवेश को ऑटोमेटिक चलने देता है और मार्केट गिरने पर डिस्काउंट में टैक्स फ्री कन्वर्जन्स का फायदा उठाता है। सच तो यह है कि मार्केट क्रैश सिर्फ उन्हें बर्बाद करता है जो बिना तैयारी के उसमें पूरी तरह से उतर जाते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर गौर कीजिए।
दौलतमंद होने का एहसास उस दिन बिल्कुल नहीं आएगा जब पेचेक बड़ा हो जाएगा। ये एहसास तो उस दिन आएगा जब आपको ये महसूस होगा कि खर्चे उस तेजी से नहीं बढ़े जिस तेजी से आमदनी बढ़ी है। असली दौलत आमदनी और जीवन शैली के बीच का वही छोटा सा बचा हुआ फासला है। इसलिए उस फासले को महफूज रखना ही सबसे बड़ा आर्थिक लक्ष्य होना चाहिए। आशा है आज का ये विश्लेषण एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही दिलचस्प